मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषीय योग श्रृंखला में मित्रों आज हम बात करेंगे अधियोग के विषय में। अधियोग दो प्रकार के होते हैं, लग्नाधियोग और चंद्राधियोग। सामान्यतः मित्रों ये दोनों योग जो होते हैं, लग्नाधि योग और चंद्राधि योग, ये जो कुंडली में बनते हैं, इनका इस्तेमाल कुंडली के 6वें और 8वें भाव के सहयोग से ये योग बनते हैं। सामान्यतः मित्रों हम लोग 6ठे और 8वें भाव को शुभ नहीं मानते। त्रिक भाव होता है, मानते हैं कि 6ठे और 8वें भाव से जातक को अपने जीवन में अशुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन अधियोग एक ऐसा योग है, चंद्राधि योग, जिसके अंतर्गत दो योग बनते हैं, लग्नाधि योग और चंद्राधि योग, जिसके अंतर्गत जो 6ठा भाव और 8वां भाव है उसके सहयोग से भी एक उत्तम राजयोग बनता है, निर्मित होता है, जिसके चलते जातक को अपने जीवन में काफी शुभ फल प्रदान होते हैं। कहने का मतलब पहले हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, क्योंकि लग्नाधि योग और चंद्राधि योग एक शुभ योगों की श्रृंखला में एक उत्तम फल देने वाला राजयोग है। इसको राजयोग की संज्ञा दी गई है। और जिन लोगों की कुंडली में लग्नाधि योग या चंद्राधि योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग अपने जीवन में काफी सफल होते हैं। ऐसे लोग के व्यक्तित्व में काफी निखार आता है, पर्सनालिटी काफी बढ़िया रहती है, बोलचाल की शैली काफी प्रभावशाली रहती है, बाहरी बनावट और ये कहिए मानसिक मजबूती, मनोबल, आत्मविश्वास काफी बढ़िया रहता है। जातक अपने जीवन में काफी सफल होता है। किसी उच्च स्तर के प्रशासनिक पद को यह हासिल करता है या किसी उच्च स्तर का यह व्यवसायी होता है। जातक समाज में प्रतिष्ठित होता है, काफी ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है। ध्यान दीजिएगा, ये अधियोग और जिसके अंतर्गत दो योग हो गए, लग्नाधि योग, चंद्राधि योग, जिसके अंतर्गत 6ठे 8वें भाव जिसको शुभ नहीं माना जाता, इन दोनों को इस योग में, इसके उलट इन दोनों भावों के इस्तेमाल से ही एक उत्तम राजयोग बनता है। अब हम बात करेंगे कि अगर अधियोग किसी लोग की कुंडली में अगर बनता है तो कैसा फल प्राप्त होगा। जातक अपने जीवन में काफी सफल होगा, बुद्धिमान होगा, उसके व्यक्तित्व की जो पर्सनालिटी होगी वो काफी स्मार्ट होगा, काफी बढ़िया होगा, वो उसका अपीयरेंस काफी बढ़िया होगा, बोलचाल की शैली काफी अच्छी होगी, प्रतिष्ठित होगा, विद्वान होगा, सभी वर्गों द्वारा अपने सम्मान प्राप्त करेगा, प्रतिष्ठित होगा, धनवान होगा, ज्ञानवान होगा। अपने जीवन में ये तो कह लीजिए कि स्थायी तौर पर इसकी संपन्नता, जिन लोगों की कुंडली में लग्नाधि योग और चंद्राधि योग का निर्माण होता है, ऐसे लोगों को अपनी जीवन में स्थायी संपन्नता प्राप्त होती है। इनकी जो समृद्धि होती है, इनके पास जो सुखों के संसाधन होते हैं वो निरंतर इनके पास बने रहते हैं। इनकी जो संपन्नता होती है वो स्टेबल होती है, काफी स्थायी होती है। इनके पास कह लीजिए कि जीवन भर निरंतर ये समृद्ध और संपन्न बने रहते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं कुंडली में लग्नाधि योग और चंद्राधि योग बनता कैसा है। और जैसे कि मैं अभी तक बताया हूं कि 6, 8, 12 भाव को 6 और 8वें भाव को हम लोग शुभ नहीं मानते, लेकिन इनके सहयोग से भी एक उत्तम और शुभ फल देने वाला एक राजयोग निर्माण होगा। मित्रों, अब हम बात करते हैं कुंडली में लग्नाधि योग और चंद्राधि योग बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम लग्नाधि योग के विषय में बात करें। हमारी चर्चा मित्रों चल रही है अधियोग के विषय में, जिसके अंतर्गत दो शुभ फल देने वाले राजयोग हो गए, एक लग्नाधि योग, एक चंद्राधि योग। तो पहले हम लग्नाधि योग के बारे में बात करें तो लग्नाधि योग मित्रों, इसकी सबसे पहले हम लग्नाधि योग की परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुंडली में जब कभी भी, हमें ध्यान दीजिएगा कि लग्नाधि योग के अंतर्गत हमें, लग्नाधि योग और चंद्राधि योग के अंतर्गत हमें 3 ग्रहों का ध्यान रखना है। 3 जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है उनका हमें ध्यान रखना है, बुध, शुक्र और गुरु। 3 ग्रहों का हमें विशेष ख्याल रखना है, बुध, शुक्र और गुरु। इन तीनों का इस योग को बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे ये तीनों मिलकर के लग्नाधि योग और चंद्राधि योग बनाएंगे और कैसे 6, 8 भाव और त्रिक भाव होता है, कैसे ये दोनों सहयोग करेंगे इस योग को बनाने में, अब हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले लग्नाधि योग की परिभाषा की बात कर ले। जब कभी भी लग्न से 6वें भाव में, 7वें भाव में और 8वें भाव में, ध्यान दीजिएगा, लग्न से 6ठे भाव में, लग्न से 7वें भाव में और लग्न से 8वें भाव में, मतलब लग्न से 3 भाव विशेष महत्वपूर्ण हो गए, 6वां भाव, 7वां भाव और 8वां भाव। इन तीनों भावों में जो मैंने तीनों नैसर्गिक शुभ ग्रह बताए,
गुरु शुक्र और बुध जब ये उपस्थित होते हैं तब कुंडली में लग्नाधि योग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, लग्न से छठे, सातवें और आठवें भाव में जब ये तीनों नैसर्गिक शुभ ग्रह बुध, शुक्र और गुरु विराजमान हुए तब जाकर के कुंडली में लग्नाधि योग का निर्माण हुआ। अब यहां पर ध्यान देने वाली विशेष बात यह है कि जो मैं तीनों नैसर्गिक शुभ ग्रह बता रहा हूं, बुध, शुक्र और गुरु, और जो मैंने तीनों महत्वपूर्ण भाव बताए, लग्न से छठवां, लग्न से सतवां, लग्न से आठवां, अब ये संभव है कि ये तीनों ग्रह अलग अलग तीनों भावों में हो, छठे में, सातवें में, आठवें में, या ये संभव है कि दो ग्रह एक भाव में हो और एक ग्रह किसी एक भाव में हो, या ये भी संभव है कि तीन ग्रह किसी एक भाव में हो, बाकी दो खाने खाली हो। ऐसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा सकता हूं कि कैसे कुंडली में लग्नाधि योग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मित्रों, जैसे कि मैंने परिभाषा के अंतर्गत बताया कि लग्न से छठवें भाव में, लग्न से सातवें भाव में और लग्न से आठवें भाव में जो मैंने तीन नैसर्गिक शुभ ग्रह बताए, गुरु और शुक्र और बुध, अगर ये तीनों विराजमान होते हैं तब कुंडली में जाकर के लग्नाधि योग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, अब ये इस तरह भी हो सकता है कि लग्न से छठे भाव में गुरु हो, सातवें भाव में शुक्र हो और आठवें भाव में बुध हो। ये इस तरह भी हो सकता है मित्रों, मतलब कि लग्न से छठवें भाव में, लग्न से सातवें भाव में, लग्न से आठवें भाव में तीनों शुभ ग्रह एक एक भाव में विराजमान है। इस प्रकार से भी लग्नाधि योग का निर्माण हो सकता है। या ये कहें कि मान लीजिए कि गुरु छठा भाव खाली है और गुरु और शुक्र सातवें भाव में विराजमान है, बुध आठवें भाव में विराजमान है, तो भी लग्नाधि योग का निर्माण हो जाएगा। या मान लीजिए आठवां भाव खाली है, बुध यहां विराजमान है, तो भी लग्नाधि योग का निर्माण हो जाएगा। या तीनों ग्रह एक ही भाव में हो जाएं, तीनों ग्रह बुध, शुक्र और बुध लग्न से छठवें या लग्न से सातवें या लग्न से आठवें तीनों भाव में से किसी एक भाव में हो जाए तो भी लग्नाधि योग का निर्माण हो जाएगा। तो मित्रों, यहां पे कहने का मतलब यह हुआ कि लग्नाधि योग के अंतर्गत हमें विशेष ध्यान यह रखना है कि लग्न को देखना है, लग्न से छठे भाव को देखना है, लग्न से सातवें भाव को देखना है, लग्न से आठवें भाव को देखना है। इन तीनों भावों में जो मैंने तीन नैसर्गिक शुभ ग्रह बताए, कंपलसरी और मैंडेटरी कंडीशन क्या है इस योग के बनने की, वो ये है कि जो तीनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं वो रहेंगे कहां रहेंगे, लग्न से छठवें भाव में या लग्न से सातवें भाव में या लग्न से आठवें भाव में। ये चाहे साथ साथ रहे या चाहे अलग अलग रहे, लेकिन कंपलसरी कंडीशन क्या है, अनिवार्य कंडीशन क्या है कि रहेंगे कहां, लग्न से छठवें भाव में या लग्न से सातवें भाव में या लग्न से आठवें भाव में। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इनको मिलती है कि तीनों चाहे एक साथ किसी भाव में रहे, लग्न से छठवें भाव में या लग्न से सातवें भाव में, लग्न से आठवें भाव में, या ये दोनों अलग अलग रहे, मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन मैंडेटरी कंडीशन क्या है, अनिवार्य कंडीशन क्या है कि गुरु और शुक्र बुध रहेंगे तो कहां रहेंगे, लग्न से छठवें भाव में, लग्न से सातवें भाव में, लग्न से आठवें भाव में। इन तीनों भाव में चाहे साथ साथ रहे चाहे अलग अलग रहे, तो जाकर के कुंडली में लग्नाधि योग का निर्माण होगा। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि कुंडली में चंद्राधि योग। मैंने बताया आपको कि अधियोग के अंतर्गत दो योग बनते हैं, एक लग्नाधि योग हो गया, एक चंद्राधि योग। अब हम बात करते हैं कि चंद्राधि योग कुंडली में कैसे बनता है। अगर हम चंद्राधि योग की मित्रों बात करते हैं तो अभी तक हमने क्या था, लग्नाधि योग की बात की, तो हमने किसको आदर्श मान करके, किसको रिस्पेक्ट मान कर, किसको केंद्र बिंदु मान करके इस योग का निर्माण देखा, लग्न को। अब हम बात करते हैं चंद्राधि योग की, तो चंद्राधि योग कब बनेगा, जब हम चंद्र को इस योग के लिए केंद्र बिंदु मानेंगे, चंद्र को इस योग के लिए आदर्श बिंदु मानेंगे। तो मित्रों, जिस प्रकार से लग्नाधि योग का निर्माण हुआ, इसमें किन किन योग भावों का इस्तेमाल हुआ, छठवें भाव का, सातवें भाव का, आठवें भाव का। आपने देखा यहाँ पे कि इस शुभ योग का निर्माण करने में छठा भाव भी और आठवें भाव ने भी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम बात करते हैं चंद्राधि योग की। जिस प्रकार से लग्नाधि योग बना, जिसमें हमने कहा कि लग्न से छठवें भाव में, लग्न से सातवें भाव में, लग्न से आठवें भाव में ये तीन नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु, शुक्र और बुध होने चाहिए, चाहे साथ साथ चाहे अलग। उसी प्रकार चंद्राधि योग में क्या होगा मित्रों, हमें यह ध्यान देना है कि कुंडली में जहां कहीं भी चंद्रमा स्थित है, कुंडली में जहां कहीं भी चंद्रमा स्थित है, चंद्रमा से छठे भाव में या चंद्रमा से छठे भाव में, चंद्रमा से सातवें भाव में, चंद्रमा से आठवें भाव में, जैसे कि मैंने लग्नाधि योग में बताया, यहां भी वही कंडीशन लागू होगी। हमें किन तीन ग्रहों को ध्यान देना है, तीन नैसर्गिक शुभ ग्रहों को ध्यान देना है, गुरु, शुक्र और बुध। गुरु, शुक्र और बुध चंद्रमा से छठे भाव में
या चंद्रमा से 7वें भाव में या चंद्रमा से 8वें भाव में ये तीनों नैसर्गिक शुभ ग्रह विद्यमान हो। मतलब गुरु शुक्र और बुध चाहे साथ साथ हो चाहे अलग अलग हो, लेकिन पाबंदी क्या है, अनिवार्य कंडीशन क्या है, कंपल्सरी कंडीशन ये है कि गुरु शुक्र और बुध रहेंगे तो कहां रहेंगे, चंद्रमा से या तो छठे रहेंगे, या तो चंद्रमा से 7वें रहेंगे, या तो चंद्रमा से 8वें रहेंगे। चाहे अलग अलग रहे चाहे साथ साथ रहेंगे। पाबंदी क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, कंपल्सरी कंडीशन क्या है, अनिवार्य कंडीशन क्या है कि गुरु शुक्र और बुध रहेंगे तो कहां रहेंगे, चंद्रमा से छठे या चंद्रमा से 7वें या चंद्रमा से 8वें, तब जाकर के कुंडली में चंद्राधि योग का निर्माण होगा। आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं मित्रों कि मान लीजिए कि चंद्रमा इस प्रस्तुत उदाहरण में कुंडली के 10वें भाव में स्थित है। मान लीजिए कि प्रस्तुत उदाहरण में चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव में स्थित है और मैंने आपको बताया कि हमें किन तीन भावों को ध्यान रखना है, चंद्रमा से छठे, चंद्रमा से 7वें और चंद्रमा से 8वें भाव का ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि हमारे जो तीन नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं गुरु शुक्र और बुध, ये इनके ऊपर पाबंदी है, ये रिस्ट्रिक्शन है, ये रहेंगे तो कहां रहेंगे, या तो चंद्रमा से छठे या तो चंद्रमा से 7वें या तो चंद्रमा से 8वें, और ये चाहे साथ साथ हो या फिर अलग अलग हो। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इनके पास है कि चाहे ये साथ साथ अलग हो चाहे अलग अलग हो, चाहे ये तीनों भावों में अलग अलग हो, चाहे किसी मतलब एक भाव में 2 ग्रह हो, किसी एक भाव में 1 ग्रह हो, या किसी तीनों ग्रह एक ही भाव में हो। मतलब इनकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये साथ साथ या अलग अलग कहां इनको रहना है, चंद्रमा से छठवें या चंद्रमा से 7वें या चंद्रमा से 8वें। तो आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं मित्रों कि मान लीजिए कि कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव में विराजमान है, तो हमने चलिए मान लिख दिया कि बुध विराजमान हो गए आपके चंद्रमा से छठे भाव में, शुक्र विराजमान हो गए आपके चंद्रमा से 7वें भाव में, गुरु विराजमान हो गए आपके चंद्रमा से 8वें भाव में। तो इस प्रकार से इस उदाहरण में मित्रों चंद्रमा से छठे भाव में बुध ग्रह हो गए, चंद्रमा से 7वें भाव में शुक्र ग्रह हो गए, चंद्रमा से 8वें भाव में गुरु ग्रह हो गए। तो इस प्रकार से इस कुंडली में चंद्राधि योग का निर्माण होता है। मित्रों ये गुरु और ये इस प्रकार भी बन सकते हैं कि मान लीजिए कि शुक्र यहां पे हो जाए, 2 ग्रह एक भाव में हो जाए, एक ग्रह एक भाव में हो, एक भाव खाली हो, तो भी चंद्राधि योग का निर्माण होगा। या फिर मान लीजिए कि तीनों ग्रह एक ही भाव में हो जाए, तो जैसे मैंने लग्नाधि योग में बताया था यहां पे भी मित्रों निर्माण हो जाएगा, यहां पे भी चंद्राधि योग का निर्माण हो जाएगा। मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तीनों नैसर्गिक ग्रह के पास है कि चाहे साथ साथ रहें या अलग अलग रहें, लेकिन इनके ऊपर पाबंदी क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, अनिवार्य कंडीशन ये है कि रहेंगे तो चंद्रमा से 6वें भाव में रहेंगे या चंद्रमा से 7वें भाव में रहेंगे या चंद्रमा से 8वें भाव में रहेंगे। बस इतनी इनके पास आजादी है कि चंद्रमा से 6वें भाव में या चंद्रमा से 7वें भाव में या चंद्रमा से 8वें भाव में ये रहेंगे, चाहे साथ साथ रहें चाहे अलग अलग रहें। अगर इस प्रकार की कुंडली में स्थिति निर्मित हो रही है तो कुंडली में चंद्राधि योग का मित्रों निर्माण हो रहा है। अगर इस प्रकार की स्थिति कुंडली बन रही है तो कुंडली में चंद्राधि योग का निर्माण हो रहा है। तो मित्रों इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे लग्नाधि योग बनता है, कैसे चंद्राधि योग बनता है, और इसकी अब हम बात करते हैं कि कुंडली में अगर लग्नाधि योग चंद्राधि योग का निर्माण हो रहा है तो जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति का व्यक्तित्व A1 क्वालिटी का होगा, उसकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया होगी, बोल चालने की शैली का भी प्रभावशाली होगी, उत्तम गुणों से युक्त जातक होगा और जीवन में काफी सफल होगा, स्थायी संपन्नता प्राप्त करेगा और धनाढ्य होगा, धनवान होगा, नौकरी में जाएगा तो उच्च स्तर को पद को प्राप्त करेगा, व्यवसाय करेगा तो उच्च स्तर का व्यवसायी बनेगा। मित्रों ये था अधियोग, जिसके अंतर्गत 2 योग हो गए, लग्नाधि योग और चंद्राधि योग, जिनके बारे में आज आपने हमने जाना। मित्रों आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी सबसे पहले मिल पाए। मित्रों एक बात हम और करें कि लग्नाधि योग और चंद्राधि योग कब ज्यादा फलदायी होगा, कब ज्यादा शुभ और कभी ज्यादा पूर्ण रूप से फलदायी होगा, जब मित्रों ये तीनों पापा ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हों, जब ये तीनों पापा ग्रहों से मुक्त हों और अगर अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि पा जाते हैं तो और भी अत्यंत शुभ फल देने वाले हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं कि लग्नाधि योग चंद्राधि योग तब पूर्ण रूप से फलदायी हो जाएंगे जब ये पापा ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हो और ये अगर अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में बैठ जाते हैं, जो मैंने तीनों नैसर्गिक शुभ ग्रह बताए, चाहे लग्नाधि योग की बात करें या चंद्राधि योग की बात करें,
तब ये उत्तम फलदायी, उत्तम सुफल देने वाले हो जाएंगे मित्रों। मित्रों आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रेरित करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो बना सकें और आपके सामने ला करके प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।